मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में सेक्शन 13 के अंतर्गत ट्रांसफ़र टू अनबोर्न पर्सन पर चर्चा कर रहा हूँ। जिसे हम एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 5 रूल भी कहते हैं। आपको ध्यान है, जब हमने संपत्ति की परिभाषा, संपत्ति के अंतरण की परिभाषा पर बात की थी धारा 5 में, तब हमने ये देखा था कि संपत्ति के अंतरण होते समय दोनों पक्षकार यदि जीवित हैं तो ही वह समव्यवहार या संपत्ति का वह अंतरण इस अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत कंट्रोल होता है। आज हम उस सामान्य नियम का पहला अपवाद पढ़ेंगे, जो कि धारा 13 में दिया हुआ है और जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि अजन्मा या आज़ाद व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है और वह भी इसी अधिनियम से शासित होगा। चूँकि टाइटल से ही जाहिर है, अनबोर्न पर्सन, अजन्मा या अजात, इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है वह अंतरिति अंतरण के समय जीवित नहीं है। जब हम धारा 13 का अवलोकन करते हैं तो उसमें अजन्मे के पक्ष में संपत्ति अंतरण के आवश्यक तत्व या आवश्यक शर्तें जो दी हुई हैं वो कुल मिलाकर 6 मानी गई हैं। जिनकी पालना कर अजन्मे के पक्ष में संपत्ति का अंतरण मान्य माना जाता है। यदि हम पहली शर्त की बात करें तो धारा 13 के अनुसार अजन्मे के पक्ष में प्रत्यक्ष अंतरण नहीं होना चाहिए। कोई डायरेक्ट ट्रांजैक्शन धारा 13 के द्वारा अजन्मे के फेवर में अमान्य किया गया है, अर्थात अजन्मे को संपत्ति का सीधा अंतरण न किया जाए। दूसरी यदि हम बात करें तो दूसरी आवश्यक शर्त है कि केवल मात्र फायदे या लाभ के लिए ही वह अंतरण होना चाहिए। अर्थात ओनली
for the benefit of unborn person, that transaction be made. तीसरी आवश्यक शर्त की यदि हम बात करें तो धारा 13 ये प्रावधान करती है कि अजन्मे को संपत्ति दी जाने से पूर्व हित का सृजन किया जाना चाहिए, अर्थात क्रिएशन ऑफ प्रायर इंटरेस्ट मस्ट बी मेड। और यही शर्त धारा 5 की शर्त को पूरा करती है। पूर्व हित का सृजन का मतलब यह है कि अजन्मे को संपत्ति प्राप्त होने तक वह संपत्ति किसी या किन्हीं जीवित व्यक्तियों के नियंत्रण में दी जाए जो उस अंतरण के समय जीवित हों, मौजूद हों, अस्तित्व में हों, और जिस समय अजन्मे का जन्म होगा तब भी पूर्वहित रखने वाले व्यक्ति जीवित होंगे और पूर्वहित का अंत होने पर चूंकि अजन्मा जीवित जन्म ले लेगा, इसलिए वास्तव में संपत्ति का अंतरण दो जीवित व्यक्तियों के मध्य हो रहा होता है, चाहे अंतरक उस समय जीवित हो या नहीं हो। तो इस तरह से धारा 5 की अनिवार्य शर्त कि बोथ पर्सन मस्ट बी लाइव एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन की पूर्ति हो जाती है। अब पूर्वहित का सृजन कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमें मुख्य रूप में 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि पूर्वहित के रूप में एक या अधिक जीवित व्यक्ति का चुनाव किया जा सकता है, लेकिन जितने भी व्यक्ति हैं ABCD XYZ वे निश्चित संख्या में होने चाहिए और उनकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए कि X कौन है, Y कौन है और Z कौन है। ये उस अंतरण में सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि इतने व्यक्ति और ये व्यक्ति पूर्वहित के रूप में अधिकार रखेंगे। दूसरी बात कि एक व्यक्ति या अधिक जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए हित की अवधि कितनी होगी, टाइम पीरियड टू होल्ड, ये भी निश्चित होना चाहिए। यह वर्ष में भी हो सकती है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष, जितनी भी अंतरक तय करें, और यह जीवन पर्यंत भी हो सकती है, लेकिन निश्चित होना चाहिए समय कि X को इतने वर्ष के लिए, Y को इतने वर्ष के लिए, Z को इतने वर्ष के लिए, अथवा उनको जीवन पर्यंत के लिए दी जा रही है। यह प्रारंभ में ही तय हो जाना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी एक से अधिक व्यक्तियों का पूर्व हित के लिए चुनाव किया जाता है तब उनका क्रम
भी निश्चित होना चाहिए कि किस सीरियल में एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, या पहले जेड फिर वाई एक्स, जिस भी क्रम में उनको जीवन हित या समयावधि का हित प्राप्त हो रहा है, वह क्रम भी निश्चित होना चाहिए। तो पूर्व हित का सृजन करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक या अधिक निश्चित संख्या में पहचान सुनिश्चित करते हुए व्यक्ति तय किए जाएं, उनके लिए हित की अवधि तय की जाए और उनके लिए क्रम निश्चित किया जाए। तो इस तरह से पूर्व हित का सृजन किया जा सकता है। अब यदि हम चौथी आवश्यक शर्त की बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण है कि अजन्मे का जीवित जन्म लेना अनिवार्य है। ये आप भारतीय दंड संहिता में भी पढ़ के आए हैं, हिंदू लॉ में भी पढ़े हैं। जीवित जन्म लेना टोर्ट में भी आपने देखा है कि जब व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से अलग हो जाता है और एक बार भी सांस ले लेता है तो उसको कानून में व्यक्ति मान लिया जाता है। तो अजन्मे का जीवित जन्म लेना और वह भी पूर्व हित के समाप्त होने से पूर्व जीवित जन्म लेना अनिवार्य है। अगर अजन्मे का जन्म होने से पहले पूर्व हित खत्म हो जाता है, उन व्यक्ति या व्यक्तियों की अवधि या जीवन समाप्त हो जाता है और अजन्मे का जन्म नहीं होता है, तो वह सारा ट्रांजैक्शन वॉइड एंड नल मान लिया जाएगा और संपत्ति वापस अंतरणकर्ता के पास चली जाएगी। इसलिए पूर्व हित की समाप्ति से पूर्व अजन्मे का जीवित जन्म लेना अनिवार्य है। इसके बाद यदि एक और महत्वपूर्ण शर्त की बात करें तो धारा 13 ये कहती है कि अजन्मे को पूर्ण हित का अंतरण किया जाना चाहिए। एब्सोल्यूट पावर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफरी। पूर्ण हित का अर्थ है स्वामित्व का अंतरण, अर्थात पूर्व हित पर तो नियंत्रण रहता है कि वह अवधि या जीवन पर्यंत तक का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अजन्मे को जो संपत्ति का अंतरण किया गया है तो अजन्मे को एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन है तो वह मान्य नहीं होगा और धारा 13 के अनुसार वो सारा ट्रांजैक्शन शून्य मान लिया जाएगा। इसको हम साधारण शब्दों में समझें तो इसको हम दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम भी कहते हैं, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। अर्थात अजन्मे का जीवित जन्म लेना ये पहली संभावना है। अगर उस अजन्मे को
रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट दिया जाता है और उस अजन्मे की अजन्मी संतान को अगर अंतरक संपत्ति का अंतरण करता है तो यह दोहरी संभावना हो जाती है, क्योंकि पहले अजन्मे का जीवित जन्म लेना पहली संभावना और उस अजन्मे का जीवित जन्म लेने के पश्चात विवाह करना और उसके संतान होना, ये दोहरी संभावना हो गई। तो इस तरह की दोहरी संभावना को धारा 13 प्रतिबंधित करती है। इसलिए धारा 13 में प्रथम संभावना को ही मान्यता दी हुई है और अजन्मे को पूर्ण हित का अंतरण होने पर ही टाइटलशिप, ओनरशिप प्रदान किए जाने पर ही अजन्मे के पक्ष में किया गया अंतरण वैध और मान्य माना जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें छठी और अंतिम शर्त की, तो यह धारा 20 में दी हुई है और जिसमें यह कहा है कि अजन्मे के जन्म लेते ही अजन्मे में संपत्ति निहित हो जाती है, अर्थात अजन्मे के जीवित जन्म लेते ही वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। वो फिर कंटिंजेंट इंटरेस्ट नहीं रह जाता। कंटिंजेंट तब तक ही है जब तक कि वो जीवित जन्म नहीं लेता। तो ये धारा 20 कहती है कि अजन्मे के जन्म लेते ही संपत्ति का स्वामित्व अजन्मे को प्राप्त हो जाता है। हालांकि हम ये जानते हैं कि व्यवहारिक रूप में कोई शिशु मालिक या स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, उसको खुद की खबर नहीं होती और 18 वर्ष तक वैसे भी आप जानते हैं संविदा अधिनियम में प्रतिबंधित हैं। लेकिन मालिकाना अधिकार धारा 13 के अनुसार और धारा 20 के अनुसार अजन्मे के जीवित जन्म लेते ही उसे प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम बात करें केस लॉ की, तो 2 केस आपको सामान्य रूप में देखने चाहिए, जिसमें पहला केस है विटनी बनाम माइकल मिचेल 1890 का चांसरी कोर्ट का ब्रिटिश न्यायालय का जजमेंट है और जिसमें दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम का प्रतिपादन किया गया था, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी का। और इसी के समकक्ष एक भारतीय जजमेंट भी है गिरिजेश दत्त बनाम दातादीन का, जिसको हम अगली धारा में भी चर्चा करेंगे, जो (1924) में इंडियन अपील्स पर प्रिवी काउंसिल का जजमेंट था। वो भी दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम की ही बात करता है। तो ये कुल मिलाकर चर्चा है कि अजन्मे के पक्ष में संपत्ति का अंतरण कैसे किया जा सकता है। यदि हम धारा 13 की मान्यता की बात करें तो शास्त्रीय हिंदू विधि में और मुस्लिम विधि में अजन्मे के पक्ष में अंतरण शून्य माना जाता है और इसी वजह से ये धारा और इस संपत्ति अंतरण अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि अजन्मे के पक्ष में यदि कोई संपत्ति का अंतरण उसके फायदे के लिए होता है, यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो बात है वो केवल दान के समकक्ष
अंतरणों पर ही लागू होती है। तो अगले वीडियो में हम इसी अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त एक और सिद्धांत की बात करेंगे। धन्यवाद।